हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज में। मैं हरविंदर मौर्य आप सबका अपने क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे ऐतिहासिक स्रोत, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इसके कई नाम हैं, कई नामों से जाना जाता है, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता हमारी जो थी किस और विश्व के किन संस्कृतियों के समकालीन संस्कृति थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी हमारी, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, इसके समकालीन सभ्यता थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। और दोस्तों, मेसोपोटामिया में ही मेलुहा शब्द का उपयोग हुआ है। मेलुहा शब्द, इसका जो मेसोपोटामिया में उल्लेख मिलता है वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लिए ही मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है। आइए देखते हैं इन्हें और किन किन नामों से जाना जा सकता है। सिंध सभ्यता, चूंकि अधिकांश स्थल सिंध क्षेत्र के आसपास ही मिले थे, इसलिए इसे सिंध सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, दोस्तों इस समय कांसा बनाने की जो पद्धति थी वो शुरू हुई। कांसा हमारा टीना व कांसा से मिलकर बनता है, टीन प्लस कांसा से। तो ये सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी घाटी के आसपास ही इसका अधिक विस्तार है, इसलिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता इसका सबसे फेमस नाम है, सबसे पॉपुलर नाम है, जिनकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दोस्तों, आइए देख लेते हैं इस हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। सर्वप्रथम इसकी प्रमुख विशेषता जो थी, ये नगरीय सभ्यता थी। ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि इसके बाद हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो वह ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन यह नगरीय सभ्यता थी। यहाँ जो लिपियां मिली हैं वो भाव चित्रात्मक थी, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। और यहाँ की जो लिपियां लिखी जाती थी, लिपि यहाँ जो लिखी जाती थी वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, दाईं ओर से बाईं ओर। और जब लाइन खत्म हो जाती थी, अगली लाइन में लिखना होता था, तब फिर बाईं ओर से शुरू करके लिखते थे, बाईं ओर से दाईं ओर, यानी कुछ ऐसे दाईं ओर से बाईं ओर लिखते हुए जाते थे, फिर ऐसे लिखकर फिर वापस आ जाते थे। दाएं से बाएं, बाएं से दाईं ओर लिखा जाता था, लाइन खत्म हो गई। इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो हैं गुजरात में स्थित हैं, और यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, क्योंकि कई जगहों पर मात्र देवी की मूर्ति निकली है, इसलिए अंदाजा लगाया जाता है कि यह मात्र सत्तात्मक शासक से शासित होती थी, या यहाँ जो शासन चलता था वो मात्र सत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों सबसे बड़ा स्थल जो हमारा है वो मोहनजोदड़ो में है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की। आगे हम सारे हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में जानेंगे कि इसकी खोज कब हुई, कहाँ हुई। तो भारत में सबसे अधिक स्थल मोहनजोदड़ो वर्तमान में आपके पाकिस्तान में है, लेकिन भारत में सबसे अधिक स्थल जो है, सबसे अधिक स्थल वो आपके सबसे बड़ा स्थल जो है भारत में, सबसे बड़ा स्थल वो आपके राखीगढ़ी में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी के।
राखी गढ़ी आपके हरियाणा में है, का घर नदी के किनारे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि पिग्गट एक पुरातत्ववेत्ता हुए। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा पिग्गट महोदय ने। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, जितने भी फैक्ट यहाँ लिखे हैं सब के सब पूछे गए हैं एग्जाम में और आगे भी एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे, इसलिए कोई भी एक फैक्ट आप लोग मिस मत करिएगा, सबके सब नोट करते हुए चलिएगा। इस सभ्यता को जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नाम दिया। जॉन मार्शल ने आपके सिंधु सभ्यता का नाम दिया। और इसका जो सामान्य काल है, समय काल माना गया है रेडियो कार्बन C14 के आधार पर, वह 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है, जिसमें आपके 2300 ईसा पूर्व से लेकर 2300 BC से लेकर 1900 BC तक। BC का मतलब बताए थे बिफोर ईयर ऑफ दी क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। यह जो समय काल था यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे चरमोत्कर्ष समय काल था, यानी इसी समय में हड़प्पा सभ्यता में आपके सर्वाधिक विकास हुए थे, सर्वाधिक विकसित हुई थी इस समय आपकी हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की आकृति क्या थी, कहां से कहां तक हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था, उत्तर में दक्षिण में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था, यह त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आपका त्रिभुजाकार था। सबसे उत्तरी बिंदु जो मिलता है हड़प्पा सभ्यता का वह मांडा में मिलता है, यानी हड़प्पा युगीन सबसे उत्तरी बिंदु जो है आपका, सबसे उत्तरी स्थल जो है आपका वो मांडा आपके अखनूर जिले में है। अखनूर जिला अंतर्गत इस समय लद्दाख में है, उस समय आपके जम्मू और कश्मीर में हुआ करता था। चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे आपका मांडा है, सबसे उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी हड़प्पाकालीन स्थल। उसके बाद दोस्तों सबसे पूर्वी स्थल जो है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर दोस्तों वर्तमान समय में मेरठ जिले के पास है, मेरठ जिले के पास है, यानी आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, मेरठ जिले में। और आलमगीरपुर दोस्तों आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी, इसके किनारे आपका आलमगीरपुर स्थित है, हिंडन नदी। और ये आपका सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल। दोस्तों इसके बाद आपका सबसे दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद। दाइमाबाद महाराष्ट्र का एक जिला है, अहमदनगर, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, और ये आपका है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी। ठीक दोस्तों, इसके बाद देखते हैं सबसे, ये आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणतम स्थल है, दक्षिणतम स्थल। इसके बाद देखते हैं सबसे पश्चिमी स्थल।
सबसे पश्चिमी स्थल आपका कांगे दौर है। और ये आपका पाकिस्तान, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सबसे पश्चिमी, पाकिस्तान के सबसे दक्षिणी प्रांत एक है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वही है, सबसे दक्षिणी में है। और ये दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे पर है। और ये सबसे आपका पश्चिमी पॉइंट है, सबसे पश्चिमी स्थल है। ये रहा दोस्तों विस्तार इसका। अगर हम देखेंगे, इसकी आकृति बनाएंगे तो ये लगभग त्रिभुजाकार आपको मिलेगी। ऐसे अगर बनाया जाए तो लगभग ये आपको त्रिभुजाकार आकृति आएगी। इस वजह से इसका विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार कहा गया है, क्योंकि इसके स्थल जो हैं एक दूसरे को जोड़ते हुए त्रिभुज की आकृति बनाते हैं। दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि जितने भी हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं उनकी खोज किसने की, किस सन में की और किस नदी के किनारे हैं, ये सब देखते हैं। और उनकी वर्तमान में अवस्थिति कहाँ है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लोथल किस नदी किनारे है, रंगपुर स्थल की खोज किस भूवैज्ञानिक ने की, ये सब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। टीन और कांसा नहीं होगा, कांसा तो ऑलरेडी बन ही रहा है। टीन और तांबा होगा। टीन और तांबे का मिश्रण जो होता है आपका, वो आपका कांसा बनता है। टीन का कहीं कहीं रागा भी लिखा मिलता है, रागा वही है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि किन किन हड़प्पा सभ्यताओं की खोज किसने की और कब की, किस नदी के किनारे स्थित है। आइए देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों इसके आगे अब देखते हैं कि किस किस हड़प्पा कालीन स्थल से क्या क्या मिला है और उसकी खोज कब हुई, किस नदी के किनारे है। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा नामक स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं इनके साथ माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर थे। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर नामक उत्खननकर्ता थे। और यह पाकिस्तान के साहिवाल जिला में स्थित है। आपके पाकिस्तान के साहिवाल जिले में स्थित है, रावी नदी के किनारे पर स्थित है। यहां से आपको मिले हैं जो साक्ष्य, वह शंख का बना बैल है, गेहूं और जौ के दानों का अवशेष है। इसके अलावा उर्वरता की देवी का चित्र मिला है। इसके अलावा आपको यहां से ही स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की आकृति, स्त्री के गर्भ से पौधे की आकृति का चित्र मिला है। इसके अलावा यहीं से आपको पीतल का इक्का मिला है, पीतल का इक्का मिला है। उर्वरता का देवी 2 बार हो गया है। चलिए यहीं से आपका, और सबसे बड़ी विशेषता जो यहाँ की है वो आपके समाधि कब्रिस्तान मिल रहा है।
समाधि स्थल मिला है, समाधि या कब्रिस्तान, जिसे R37 का नाम दिया गया है। R37 सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न आपका कि R37 जो कब्र है वो किस हड़प्पा स्थल के किनारे या हड़प्पा स्थल में मिली है, तो आपके हड़प्पा में मिली है R37 नाम की कब्रिस्तान। इसे भूखनन वेत्ताओं ने नाम दिया R37। इसके अलावा यहीं से आपके ईंटों के वृत्ताकार चौकोर चबूतरे मिले हैं, चौकोर चबूतरा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं आपका लोथल। लोथल में क्या क्या मिला है, तो लोथल, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था, हड़प्पा काल का प्रमुख बंदरगाह। दो प्रमुख बंदरगाह हुए हड़प्पा काल में, एक सुरकोटड़ा हुआ और आपका एक लोथल हुआ। लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोथल सबसे पहले आपके मिले, जान लीजिए, धान यानी चावल और बाजरा, बाजरा आपका और बाजरा, इसके प्रमाण लोथल से मिले हैं। इसके अलावा जहाजों की गोदी मिली है आपको, जहाजों की गोदी बाड़ा, गोदी बाड़ा, डॉक यार्ड अंग्रेजी में कहते हैं। समुद्र के तट के किनारे जहां बंदरगाह होते हैं, पोर्ट होते हैं, जहां पे बहुत सारी जहाजें खड़ी होती हैं, वही गोदी बाड़ा कहलाता है, आपका डाक यार्ड। तो ये डाक यार्ड मिला है, चूंकि यहीं से पश्चिमी एशिया के साथ आपका व्यापार होता था। लोथल आपका गुजरात में स्थित है, यहीं से पश्चिमी एशिया के साथ, पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार होता था। इसके भी साक्ष्य मिले हैं, ईरान, मिस्र, मेसोपोटामिया है, यहां से व्यापार होता था इनका। इसी वजह से फारस की मुद्रा और सील की प्राप्ति जो हुई है यहां से हुई है, क्योंकि व्यापार होता था तो यहां से उसके प्रमाण मिलना स्वाभाविक है। तो आपके फारस देश की, फारस देश, फारस की सील और मुद्रा, ये भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लोथल से आपके 3 जोड़ी समाधि, 3 जोड़ी समाधि, ये भी आपके लोथल से ही मिले हैं। इसके अलावा आपके लोथल से ही घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, घोड़े अस्थि पंजर, हड्डियों का ढांचा जो है घोड़े का आपके लोथल से ही मिला है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बहुत खास है, चूंकि यहीं से आपके स्नानागार, विशाल अग्नागार, नृत्यांगना की मूर्ति, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, सब कुछ यही आपके मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और मोहनजोदड़ो ही आपका हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा युगीन सबसे बड़ा स्थल आपका मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से आपको और क्या क्या मिलता है, यहीं से आपके विशाल स्नानागार मिले हैं, विशाल अन्नागार यहीं से आपकी प्राप्ति हुई है, विशाल अन्नागार, इसकी भी प्राप्ति आपके मोहनजोदड़ो से हुई है। इसके अलावा हाथी के कपाल खंड,
इसके अलावा आपके पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपति नाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ इन्हीं को शिव भी माना गया है कि शिव की मूर्ति है। इसके अलावा आपके यहाँ से सूती कपड़ा भी प्राप्त हुआ है और नृत्यांगना की कांसे की मूर्ति आपकी यहीं से प्राप्त हुई है। नृत्यांगना नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति है, नृत्यांगना की मूर्ति आपके मोहनजोदड़ो से ही मिली है। इसके अलावा आपके यहाँ से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें जो प्राप्त हुई उन मोहरों पर निशान है, एक श्रृंगी बैल का निशान है। एक श्रृंगी बैल, श्रृंगी मतलब सींग, एक श्रृंगी बैल की कलाकृति है आपके मोहरों पर। यहाँ का बृहद स्नानागार, इसको जॉन मार्शल ने इसको कहा है। जॉन मार्शल ने इसके बारे में कहा है कि तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक एक निर्माण विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल ने कहा कि तत्कालीन विश्व में ये अपने आप में एक अजूबा था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई, किसने की? 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की। वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिले में इसकी स्थिति है और यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। सारे के सारे फैक्ट हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि कालीबंगन से आपके क्या क्या प्राप्ति हुई। कालीबंगन सबसे पहले जान लेते हैं लोकेशन कहाँ है इसकी। वर्तमान में लोकेशन हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। वर्तमान में कालीबंगन की खुदाई वहीं से हुई, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित। और इसके जो उत्खनन करता थे बीबी लाल बीके थापर ने 1961 में कालीबंगन की खुदाई की। कालीबंगन से ही आपके जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहीं से प्राप्त होते हैं आपके भूकंप के साक्ष्य, मृत भांड के टुकड़े, मृत मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े आपके यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां से अग्निकुंड 7 अग्निकुंड, कई अग्निकुंड मिले लेकिन कहीं कहीं 7 अग्निकुंड के एक समूह पाए गए। अग्निकुंड को भी वेदिका कहा जाता है, यानी 7 वेदिकाएं मिली हैं और इनके आकार जो थे वो चौकोर थे। चौकोर टाइप के अग्निकुंड यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सिलखड़ी और मिट्टी की मोहरें, सिलखड़ी व मिट्टी की मोहरें आपके कालीबंगन से ही प्राप्त हुई हैं। टेराकोटा, आग में पकी मिट्टी के बर्तन को टेराकोटा कहा जाता है। और हड़प्पा काल की एक विशेषता यह भी थी कि इनके जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे वो काले रंग से डिजाइन किए जाते थे और लाल रंग के कुछ मिट्टी के बर्तन ऐसे हुआ करते थे। मान लीजिए लाल रंग की मिट्टी के बर्तन है तो इस पे काले रंग की डिजाइनें हुआ करती थी, ऐसे कुछ काले रंग की डिजाइनें हुआ करती थी। ये इनके मिट्टी के जो बर्तन थे, मृत भांड थे, उनकी एक विशेषता है। और यही मिट्टी का बर्तन जब आग में पका दिया जाता था तो वो टेराकोटा कहलाते थे। टेराकोटा
मिट्टी के बर्तन ही होते हैं। चूंकि हड़प्पा सभ्यता, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से बिल्कुल अनजान थे, लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, इसलिए लोग तलवार से भी परिचित नहीं थे। अब आइए दोस्तों देखते हैं और भी जो अन्य स्थान है, जैसे रोपड़ हुआ आपका, सुरकोटदा हुआ, चन्हूदड़ो हुआ, इनसे क्या क्या प्राप्ति हुई आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों उसके आगे आइए देखते हैं चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो भी एक महत्वपूर्ण हड़प्पा काल का स्थल है। चन्हूदड़ो आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में इसकी लोकेशन पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला वहां है। मैके ने 1925 में उत्खनन किया था, उसके बाद एनजी मजूमदार ने 1931 में उत्खनन किया था। यहां से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं देखते हैं। चन्हूदड़ो से आपके बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, पैरों के निशान मिलते हैं। सजावटी हाथी मिलता है, अलंकृत किया हुआ हाथी। खिलौना आपके चन्हूदड़ो से मिलते हैं। और आपके गोलाकार ईंटें, आपके लिपस्टिक, ये सब आपके चन्हूदड़ो से मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों चन्हूदड़ो से आपके मृत भांड के बर्तन भी मिलते हैं। और यहाँ जो ईंटें मिली थी दोस्तों वो गोलाकार ईंटें हैं, इस बात का ध्यान रखना। लिपस्टिक, मन के बनाने के कारखाने भी आपके चन्हूदड़ो से ही मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा एक प्रमुख बंदरगाह था। वर्तमान में इसकी लोकेशन कच्छ जिले के गुजरात में है। 1964 में जगपति जोशी ने इसका उत्खनन किया था। और यहां से महत्वपूर्ण जो आपके साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ के महत्वपूर्ण साक्ष्य में यह है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था उसके अवशेष यहां से दिखाई देते हैं कि बाढ़ सबसे प्रमाणिक कारण माना गया है सिंधु के पतन का, सिंधु सभ्यता के पतन का। तो उसके जो अवशेष हैं यहाँ सुरकोटदा में आपके दिखाई देते हैं। और दोस्तों सुरकोटदा में आपके कब्रिस्तान से कलश समाधान, यानी कब्रिस्तान में जो शव मिले आपको उसके साथ कलश रखे हुए मिले। इसके अलावा दोस्तों घोड़े की हड्डियां यानी अस्थिपंजर आपके सुरकोटदा से ही प्राप्त हुए हैं। फिर देखते हैं दोस्तों रंगपुर। रंगपुर एक महत्वपूर्ण स्थल है, बार बार इसकी नदी का नाम पूछा जाता है, किस नदी के किनारे रंगपुर स्थित है। और वीडियो के पेपर 2018 में पूछा भी गया था कि रंगपुर की खुदाई किसने की थी। रंगपुर लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर से याद कर सकते हैं रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई 1953 से 1954 एक साल में की। और रंगपुर वर्तमान में काठियावाड़ जिला गुजरात में स्थित है। यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य आपको जो मिलते हैं वो धान की भूसी के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं रोपड़। रोपड़ वर्तमान के पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। ये आपके सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1956 तक यानी 3 सालों तक इसकी खुदाई की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल रहे हड़प्पा सभ्यता के, जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। हड़प्पा कालीन आपके 6 सबसे बड़े नगर थे, उनके बारे में देख लेते हैं सरसरी निगाह से। आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ये आपके 6 बड़े नगर थे हड़प्पा काल के। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं जो बनावटी था घर का विन्यास था। नगरों व घरों के विन्यास के लिए जो इन्होंने पद्धति अपनाई ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति में ये होता है कि घरों के मुख्य दरवाजे और खिड़कियां जो होती हैं वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर
पीछे की साइड खुलती हैं, यही ग्रिड पद्धति है। ये रहा दोस्तों आपका हड़प्पा काल। इस हड़प्पा काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लेते हैं इसी वक्त, क्या और भी विशेषताएं थी इनकी, आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य इनके। पहला महत्वपूर्ण तथ्य, लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान नहीं, और इनके समय में जो खेल था वो पांसा था। पांसा, चौसा जिसे कहते हैं आप लोग। और पक्षियों को आपस में लड़ाना इनके समय खेल हुआ करता था। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग मिला, जिससे पता चलता है कि सूर्य भगवान की उपासना किया करते थे। सूर्योपासना। और मंदिर का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था। मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। इनके समय में वस्तु विनिमय हुआ करता था, क्रय विनिमय, क्रय विनिमय, क्योंकि कहीं भी रुपए का कोई उल्लेख नहीं मिला, कोई साक्ष्य भी रुपए का नहीं मिला। और विनिमय की जो इकाई होती थी, विनिमय की इकाई वह 16 के अनुपात में हुआ करती थी। 16 के अनुपात में, यानी 16, 32, 64, ऐसे ही इसकी विशेषता है कि क्रय विनिमय हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि इनके समय में और क्या क्या प्रथाएं थी। तो पर्दा प्रथा हुआ, पर्दा प्रथा और वेश्या ये मौजूद थी। ये शिव की उपासना करते थे। सत्ता मात्र सत्तात्मक थी। मात्र देवी की उपासना करते थे। मात्र देवी की उपासना किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों ये लोग सोना, चांदी, तांबा सबसे परिचित थे, सिवाय लोहे के। और सोने, चांदी, तांबे, शीशे का ये लोग व्यापार किया करते थे। सोने, चांदी, तांबा, शीशा इत्यादि से परिचित हुआ, इत्यादि से ये लोग परिचित थे। इसके अलावा दोस्तों इनकी मुख्य फसल जो थी, प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ इनकी प्रमुख फसल थी। गेहूं और जौ इनकी प्रमुख फसलें हुआ करती थी। समाज इनका मात्र सत्तात्मक था। मिठास के लिए प्रयोग किया करते थे शहद का ये लोग। मिठास के लिए, मिठास इनको शहद से प्राप्त किया करते थे। ये रहा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों अगली वीडियो जरूर देखिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक कालीन सभ्यता या वैदिक समाज के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।